हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें सोवियत यूनियन के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बताना। अगर हम उस चैप्टर के क्वेश्चन वाइज एक एक क्वेश्चन करके करने की बजाय इस स्टोरी को समझ लेंगे तो हमें हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के एंड टाइम की तरफ। वर्ल्ड वॉर 2, इससे पहले आपको कोल्ड वॉर की मैंने एक वीडियो भेजी हुई है। अगर इससे पहले की स्टोरी सुननी है तो आप कोल्ड वॉर वाली वीडियोस देख लो। अब वहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 से। ये जो आपको स्क्रीन पे नक्शा दिखाई दे रहा है ये सोवियत यूनियन का नक्शा है। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम क्या हुआ था? एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में 4 महीने पहले फरवरी में ही पता चल चुका था कि जर्मनी, हिटलर हार जाएगा। जर्मनी किसका पार्ट है? यूरोप का। ये सब समझने से पहले अगर आपको नहीं पता यूरोप क्या है, एशिया क्या है, तो आप नक्शे में, मैप में देख के समझ सकते हैं। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 लगा हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने को आया। हिटलर जो था वो इस चीज़ को समझ चुका था कि हिटलर जो है वो हार गया था, हारने वाला था। 4 महीने पहले ही एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग हुई थी यूक्रेन सिटी में, यूक्रेन के सिटी याल्टा में। और वहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, जो कि चर्चिल ब्रिटेन के, रूजवेल्ट यूएसए के, स्टालिन रशिया के 3 नेताओं की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। इसमें ये फैसला लिया गया कि क्योंकि जर्मनी हार रहा था तो जो देश हारता है वो जीत के ले जाते हैं, जो जीतते हैं वो ले जाते हैं। तो कैसे लेके जाएंगे? जर्मनी तो वहीं रहेगा ना। तो इन्होंने आपस में बांट लिया। किन्होंने? एक हिस्सा जर्मनी का फ्रांस ले जाएगा, एक रशिया ले जाएगा, एक ब्रिटेन ले जाएगा और एक हिस्सा अमेरिका ले जाएगा। यानी कि लेके नहीं जाना। आज के बाद जैसे वो कहते हैं कि आज ट्रीटी हो गई, जिस दिन ये हिटलर को हम मार देंगे या हिटलर मर जाएगा उस दिन ये 4 पार्ट्स कर देंगे। एक पार्ट के ऊपर फ्रांस का शासन होगा। इसीलिए +2 क्लास में वो लेसन है, वो वाला फ्रेंच और जर्मन वाला, वो वर्ल्ड वॉर को से रिलेटेड ही है। ठीक है, द लास्ट लेसन आपस के झगड़े की वजह से बना है वो लेसन। तो एक हिस्से के ऊपर फ्रांस का शासन होगा, एक हिस्से के ऊपर रशिया का शासन होगा, एक हिस्से के ऊपर ब्रिटेन का और एक हिस्से के ऊपर अमेरिका का। अब आप मैप में समझिए, मैप में ये जितना आपको पर्पल कलर दिख रहा है ना, ये सारा सोवियत यूनियन था, यानी कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, और जहाँ ये ख़त्म हो रहा है ना, ये देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? जर्मनी छोटा सा, इटली, यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, ग्रीस। ये जो ग्रीस है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये क्या है? नॉर्वे। ये सब यूरोप है, स्वीडन, फिनलैंड। अब यूरोप बेशक छोटा है लेकिन उन्होंने अपने आप को काफ़ी पावरफुल बना के रखा है। लेकिन देखो सोवियत यूनियन कितना बड़ा, इसके सामने यूरोप छोटा पड़ता है। इसी वजह से ये जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर है वो बना है। ये एक कहानी है। ठीक है, 3 देशों ने मिले, 3 नेता, चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन। चर्चिल थे ब्रिटेन के, रूजवेल्ट थे यूएसए के, स्टालिन रशिया से आए। उन्होंने कहा कि जर्मनी हार रहा है, जर्मनी को हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा फ्रांस, एक हिस्सा रशिया, एक हिस्सा ब्रिटेन, एक हिस्सा अमेरिका के पास चला जाएगा। उन्होंने ये भी चाहा कि उनको पता था कि जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिर गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया था, 2 शहर नष्ट किए थे, हिरोशिमा, नागासाकी। उसी से वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। अब जापान का कुछ हिस्सा भी उनको चाहिए था, अमेरिका को वापस चाहिए था।
जो कभी जापान ने उनसे ले लिया था। तो यूरोप और रशिया के बीच में क्या झगड़ा था? यूरोप के देश नहीं चाहते थे कि रशिया का कम्युनिस्ट इफ़ेक्ट हमारे देशों के ऊपर पड़े, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा था, सोवियत यूनियन बहुत बड़ा था, यूरोप बहुत छोटा सा था। वो अपने सारे एडजॉइनिंग कंट्रीज़ के ऊपर कम्युनिस्ट शासन जमाना चाहता था। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये डिसाइड हुआ, यूरोप ने कहा कि आप हमारे देशों के ऊपर कम्युनिज़म नहीं लेकर आओगे, क्योंकि यूरोप कम्युनिज़म को नहीं मानता, यूरोप डेमोक्रेसी को मानता है। ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रांस भी डेमोक्रेटिक है, जर्मनी भी डेमोक्रेटिक हो गया, पोलैंड, हंगरी सब डेमोक्रेटिक हैं, इटली भी डेमोक्रेटिक है। वो कहते हैं हमारे यहाँ मत आना। लेकिन उस वक्त तो उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हुई, उस समय यूएसएसआर बड़ा ताकतवर कंट्री था, तो उन्होंने वही किया जिस चीज़ के लिए मना किया था। उन्होंने यूरोप का एक देश था चेकोस्लोवाकिया, उसके 2 हिस्से कर दिए और अपने कम्युनिस्ट पार्टी का शासन करवा दिया वहाँ। अब यूरोप की तरफ यूएसएसआर बढ़ता ही जा रहा था, उसको रोकना ज़रूरी था। उसको रोकने के लिए 3 चीज़ें बनी। एक बनाया गया सबसे पहले NATO, NATO, NATO। ये 1949 में, देखो 45 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, NATO बना 1949 में। जब NATO बना तो 12 देश थे, आज NATO में 31 देश हैं और आज भी NATO है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ओके, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, जिसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी देश NATO के मेंबर बनेंगे, उनके ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आ जाएगी तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सेना को ले सकेंगे। कभी भी किसी भी देश की सेना आपस में बेशक लड़ते रहो, लेकिन ये है ना जैसे दोस्त होते हैं 5, है ना, आपस में बेशक वो कभी लड़ते हैं, कभी प्यार से रहते हैं, लेकिन जब कोई बाहर का आदमी अटैक करेगा तो 5 इकट्ठे हो जाएंगे। NATO भी वही चीज़ है। 12 देशों ने शुरू किया था, लेकिन आज 31 देश हैं NATO के। NATO का मेंबर अगर बनना है तो आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आपके देश की आर्मी को कोई भी देश यूज़ कर सकता है, ठीक है। फिर यूएसएसआर इतना बड़ा था कि वो दूसरी साइड से भी बढ़ता जा रहा था, यूरोप की साइड से तो बढ़ ही रहा था। यूएसएसआर को दूसरी साइड से रोकने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था SEATO, SEATO। SEATO सेंट्रल पार्ट को रोकने के लिए बनी थी। इसका नाम साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी है। ट्रीटी समझौता होता है कि यहाँ से हम यूएसएसआर को एंटर नहीं करने देंगे, SEATO के अंदर जो मेंबर कंट्री होंगे वो उसको रोकेंगे, उनकी सेना उनको रोक सकती है, क्योंकि एक देश के बस में आने वाला यूएसएसआर नहीं था। फिर उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी, सेंटो, CENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएसएसआर को 3 तरफ से घेरा गया। दुनिया के एक तरफ से जिधर से यूरोप आता है, उधर से NATO रोक रहा था यूएसएसआर को, यानी कई देश लगे हुए थे NATO में उसको रोकने। दूसरी तरफ से दुनिया के दूसरे हिस्से से, अमेरिका वाली साइड से SEATO रोक रहा था यूएसएसआर को फैलने से, कम्युनिज़्म फैलाने से, और एक तरफ से सेंटो रोक रहा था। ऊपर सारा सोवियत यूनियन का खुद का था, वहाँ से तो रोकना पॉसिबल था ही नहीं। अब 1949 में NATO बना, NATO के बाद SEATO बना, SEATO के बाद सेंटो बना। अब आप कहेंगे कि इस सारी कहानी में इंडिया कहाँ था? इंडिया खुद पहले 1947 में आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ गए, इंडिया को अपना देश चलाना था, अपना संविधान बनाना था, लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, उन्होंने इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहने का फैसला किया कि ना तो हम NATO के मेंबर बनेंगे, क्योंकि NATO के मेंबर बन गए तो इसका मतलब हम किसके अगेंस्ट हो गए? यूएसएसआर के। NATO क्यों बना? यूएसएसआर को रोकने के लिए। ना हम SEATO के मेंबर बनेंगे, SEATO क्यों बना? यूएसएसआर को रोकने के लिए, इसलिए हम SEATO के मेंबर भी नहीं बनेंगे। ना हम सेंटो के मेंबर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हम यूएसएसआर के अगेंस्ट नहीं
जाना चाहते, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इन सबसे पास रूस हमारे पास पड़ता है। तो फिर हम यूएसए से पंगा भी नहीं ले सकते, क्योंकि यूएसए रोक रहा था किसको, यूएसएसआर को फैलने से। यूएसए ने कई देशों को, जैसे टर्की वगैरह कई देश थे, यूएसएसआर टर्की को भी लेने के लिए बढ़ रहा था आगे, कि टर्की भी हमारे यूएसएसआर का मेंबर बन जाए और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए वहाँ पे। यूएसए ने टर्की को पैसे दिए स्टॉप करने के लिए। यूएसए ने कुछ, जैसे होता है ना कि आपका कोई दोस्त दूसरी तरफ जा रहा है तो आप उसको बोलोगे ले, अगर तू मेरे ग्रुप में रहेगा तो मैं तेरे को ये गिफ्ट्स दूंगा, तो वो उसको लालच आ गया। तो इसी तरह से टर्की को यूएसए ने रोका, यूएसएसआर की प्रभुत्व में आने से, कम्युनिस्ट बनने से रोका। अब रह गया इंडिया। इंडिया ने डिसाइड किया ना तो वो नेटो का मेंबर बनेगा, ना सेंटो का, ना सीएटो का, ना वो यूएसए से पंगा लेगा, ना रूस से पंगा लेगा, वो चुप रहेगा। हम रूस से पंगा नहीं ले सकते क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि रूस कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए फिर ये सब करने के लिए हमने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाई। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है भी हम किसी की तरफ नहीं है, ना हम कहते हैं ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, सब हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने किसी की तरफ नहीं जाना। ठीक है। उसके बाद रशिया ने क्या किया, अब देखो रशिया चारों तरफ से घिर गया, चारों से नहीं 3 तरफ से घिर गया। एक तो पूरी साइड ही रशिया की खुद की है, एक साइड नेटो ने घेर लिया, रोक लिया, एक साइड सेंटो ने, एक साइड सीएटो ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। रशिया ने खुद को मजबूत दिखाने के लिए, क्योंकि रशिया भी, अब अगर मान लो आपको 3 तरफ से लड़के आएंगे मारने के लिए और आप बीच में खड़े हो, आप कुछ तो करोगे ना, ये थोड़ी ना कि आप बैठ जाओगे कि लो जी मारो डंडे, आप भी तो कुछ ना कुछ करोगे। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने वार्सा बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया, WARSAW, वार्सा पैक्ट। इसके अंदर पोलैंड, चेक, हंगरी, बुल्गारिया, अल्बानिया वगैरह कंट्रीज़ को लिया गया, और वो वार्सा जो था वो सोवियत यूनियन को बनाए रखने के लिए लिया गया कि भी हम आपके साथ हैं। ठीक है। लेकिन एंड में वार्सा चला नहीं ज़्यादा। क्यों नहीं चला, क्योंकि ऑपोजिशन, यूएसएसआर में कम्युनिज़्म है, कम्युनिज़्म बहुत अच्छी कोई देश चलाने की व्यवस्था नहीं होती। सब लोग डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं, लोकतंत्र को लाइक करते हैं, जैसा कि इंडिया में है, कभी भी आप इलेक्शन के द्वारा अपनी सरकार को पलट सकते हैं। तो यूएसएसआर की जो नो अपोजिशन वाली पॉलिसी थी वो किसी को पसंद नहीं आई, वार्सा फेल हो गया, यूएसएसआर कमज़ोर पड़ गया। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, इसी की वजह से तोड़ी थी, बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, मतलब बर्लिन की बीच में दीवार डाली गई थी कि इतना हिस्सा जर्मनी का जो है वो यूएसएसआर के पास चला जाएगा, वो कम्युनिज़्म में आ जाएगा, और इतना हिस्सा जर्मनी के पास रहेगा। बर्लिन की दीवार टूटने के बाद यूएसएसआर की काफ़ी बदनामी भी हुई थी पूरे वर्ल्ड वाइड, और वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब आ गया 1991। अब रशिया टूट गया। अब देखो मैं नेक्स्ट आपको एक मैप दिखाती हूँ, ये मैप देखा, ये मैप देखो, इसमें रशिया के काफ़ी हिस्से टूट गए। इसमें कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, उज़्बेक, टर्कमेन, ठीक है, ये सारे देश अलग हो गए जो कि पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। क्यों अलग हुए, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगा कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, वो अलग हो गए। यूरोप ने भी अपने आप को बचा दिया, ये देखो यूरोप अपना खुशहाल है, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, ये सारे यूरोप के देश हैं, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, हंगरी, युगोस्लाविया, ये सारे यूरोप के देश हैं। ठीक है। तो ये जो मॉस्को है ये रशिया में है, रशिया की राजधानी है। अब क्या हुआ, रशिया छोटा हो गया थोड़ा सा, फिर भी बहुत बड़ा है बट काफ़ी छोटा भी है। अब रशिया छोटा हो गया, सेंटो की ज़रूरत नहीं पड़ी, सेंटो ख़त्म हो गया, सीएटो की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीएटो ख़त्म हो गया। नेटो आज भी है, क्योंकि यूरोप को आज भी अपनी तरफ से रशिया को रोकना है और ख़ुद को बचा के रखना है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने नेटो को बंद नहीं किया। नेटो के 31 देश
आज भी हैं। नेटो बल्कि बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है। अब 2014 से ये झगड़ा शुरू हो गया कि रशिया का एक पार्ट है यूक्रेन। यूक्रेन मतलब अलग देश है। जब यूएसएसआर टूटा था तो 91 में तो यूक्रेन भी अलग हुआ था। तो यूक्रेन कहता है कि हमने जाना है यूरोप में। क्यों जाना है यूरोप में? क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन की तरह बिजनेस करना चाहते हैं। वो नेटो ज्वाइन करना चाहता है। ये लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की। पुतिन ने यूक्रेन को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की कि नहीं, अपने हम सारे रशियन हैं। बेसिकली यूक्रेन के लोग, रशिया के लोग सिमिलर रेस हैं। वो कहते हैं कि नहीं तुम उधर मत जाओ, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमने तो उधर जाना ही जाना है। ये झगड़ा है उनका। तो ये थी स्टोरी। जब आप ये स्टोरी सुन लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो जाएगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। आई ट्रस्ट कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, स्टोरी को समझेंगे, मैप पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने छोटे छोटे नोट्स आपको मैं दे रही हूँ। ये देखो, रशिया यूएसएसआर बीच में है, सीएटो सेंटो नेटो कैसे इसको रोक रहा था। ये कब की बात थी? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात थी। और फिर धीरे धीरे 91 में रशिया वीक हो जाता है। ये नोट्स भी मैं आपको